एक दिन सरिता देवी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी पर कुछ सास बहू सीरियल चल रहा था जिसमें बहू बहुत तेज थी। सरिता देवी बड़बड़ करने लगती है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी बहू से मिलोगे ना कभी तब पता चलेगा। इन सब की अम्मा है अम्मा। आते ही मेरे बेटे पर जादू टोना कर दिया। वो ये सब बोल रही थी तभी उसका बेटा आता है। क्या हुआ माँ, खुद से क्या बातें कर रही हो? हाँ तो किससे करूँ बातें? तेरी बीवी के पास तो फुर्सत ही नहीं है। जब देखो कमरे में ही बैठी रहती है। माँ वो काम करती है, ऑफिस जाती है, थकती भी तो है ना। हाँ हाँ, तू तो उसी की बोली बोलेगा ना। पहले ही पट्टी पढ़ा कर रखती है वो तुझे। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसको ना बहुत गलत समझती हैं। अरे बेटा तू तो राय नहीं दे। तुझसे बात करना ही बेकार है। जा तू कमरे में ही जा। दोनों अपनी ही दुनिया में लगे रहो। अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर वो भी वहां से उठकर चला जाता है। वो अंदर जाकर सोनाली से बात करता है। थोड़ा माँ के पास भी बैठ जाया करो ना, वो वहां अकेले बैठी है। क्या करूं वहां बैठकर? जब देखो जली कटी सुनाती रहती है। सारा दिन तो मैं ऑफिस में रहती हूँ और जब घर आओ तो इनके ताने सुने पड़ते हैं। राज वहां से भी उठकर चला जाता है। एक सुबह सरिता सोनाली से कहती है, बहू 2-3 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। मामा जी आ रहे हैं। तुम्हारी शादी के बाद वो पहली बार आ रहे हैं। 2-3 दिन? नहीं माँ जी, इतना तो नहीं हो पाएगा। बाहर से क्लाइंट आ रहा है, वो मुझे ही अटेंड करना है। अरे तुम्हारा क्लाइंट ज्यादा जरूरी है या मेरा भाई? तुम्हारे मामा आ रहे होते तब भी तुम यही करती। मेरी फैमिली को बीच में लाने की क्या जरूरत है? हाँ चलने लगा ना मुंह। कुछ बोल तो सकते ही नहीं भाई ने। ये सुनते ही राज आता है। अरे क्या हुआ माँ? अब तुझे क्या बताऊं, तू तो इसी की सुनेगा ना। अरे बताओ तो माँ। सोनाली उसको पूरी बात बताती है। माँ तो ठीक ही है ना, सही तो कह रही है। मैं भी ऑफिस जाता हूँ, मुझे पता है 2-3 दिन की छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखा देखा, मैंने कहा ही था तू तो इसी की बोली बोलेगा ना। मेरे तो बेटे पर ही किसी ने टोटका कर दिया है। इसको तो अब माँ ही बुरी लगती है। क्या करूं मैं? और ये बोलते बोलते वो रोने लगती है। अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मामा जी आ रहे हैं ना, तो मैं छुट्टी ले लेता हूँ, मैं करवा दूंगा काम। वाह भाई वाह। बस अब यही देखना रह गया था कि बहू मैडम तो बैग टांग कर ऑफिस जाए और बेटा रसोई में काम करवाए। धन्य हो भाई तुम जोरू के गुलाम। तुम रहने तो मैं ही कर लूंगी। घर में बात इतनी बढ़ गई थी तो सोनाली कुछ भी करके छुट्टी ले ही लेती है। वो थोड़ा घर साफ करने लगती है। ज्यादा सुंदर बनाने के लिए सोफे को दूसरी जगह शिफ्ट करती है। रहने दो रहने दो। अब दिखावे के लिए सामान यहाँ वहां मत करो कि तुम्हारे पति को लगे मेरी माँ मेरी बीवी से काम करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, जो जहां था वही रहने दो। सोनाली सोफे को वापस वहीं रख देती है। सरिता उसे कुछ करने ही नहीं दे रही थी तो सोनाली कमरे में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में राज आता है। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? तुमने तो माँ की हेल्प करवाने के लिए ऑफिस से छुट्टी ली थी ना। क्या फायदा छुट्टी लेने का? कुछ करने तो दे ही नहीं रही वो। मैं कितनी बार रसोई में गई उनका हाथ पटाने, पर वहां पर भी कुछ करने नहीं दे रही। फिर मैं यहाँ आकर बैठ गई। राज को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। जब मामा जी भी आते हैं, सरिता अपनी बहू की सिर्फ बुराई करती है। अरे भैया तुमसे क्या छुपाना, तुम देख तो रहे हो आजकल की बहुएं तो कुछ करती ही नहीं। तुम आने वाले थे तो इससे यह भी नहीं हुआ कि थोड़ी मदद करवा दे। सारा दिन या तो ऑफिस में रहती है और अगर घर पर रहती है तो भी ऑफिस का ही काम करती है। सोनाली ये सब अंदर से सुन रही थी। वो राज की तरफ देखती है। वो भी गर्दन नीचे किए बैठा था। उसे पता था कि उसकी माँ उसकी पत्नी को पसंद नहीं करती। पर जीजी, ये शादी तो आपकी पसंद से हुई थी ना, हमने तो यही सुना था कि अरेंज्ड मैरिज है। अरे कहाँ भैया, ये है ना मेरा सीधा साधा बेटा, इसको पसंद आ गई। हमें तो पसंद ही नहीं थी, पर क्या करे, आजकल की लड़कियां मायके से ही जादू टोना सीख कर आती है।
जिस दिन से आई है राज तो मेरे काबू में है ही नहीं। अरे जीजी ऐसे थोड़ी ना होता है, जादू टोना तो फालतू बातें होती है। ये भी तो हो सकता है कि बहू में कुछ खूबियां हो जो आपके बेटे को पता हो और आपको नहीं। अरे उसमें कोई खूबी नहीं है भैया, बस ये राज ही ना इसके आगे पीछे घूमता रहता है। जरा सा कुछ नहीं बोल सकती मैं इसे, कुछ बोलूं उससे पहले ये यहाँ आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। अरे जीजी, इन औरतों की बातों में मत उलझाओ मुझे। मुझे तो अपनी बहू से मिलना है। हाँ हाँ बुलाती हूँ, देख लेना तुम्ही, अभी जींस टॉप पहन कर आकर खड़ी हो जाएगी तुम्हारे सामने। वो सोनाली को आवाज लगाती है। सोनाली बहुत ही सलीके से साड़ी पहनकर सर ढककर मामा जी के सामने आती है, कायदे से उनके पैर छूती है और थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाती है। अरे बेटा आओ ना, मेरे पास बैठो। नहीं नहीं मामा जी, आप मेरे पूजनीय हैं, मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। ये कहकर वो रसोई में जाती है और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। मामा जी तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जीजी, जो तुम कह रही थी और जैसी बहू है उसमें तो जमीन आसमान का अंतर निकला। ये सब ना राज ने ही बोला होगा उसे करने के लिए, वरना सारा दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। अरे दीदी, मैं तो सोच रहा था उसका हाथ देखो, आपकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। सरिता बहू को अंदर बुलाती है। मामा जी थोड़ी देर उसका हाथ देखते हैं और फिर उसे अंदर भेज देते हैं। बताओ बताओ क्या लिखा है इसके हाथ में, चालाक तो है ही, वो तो पता चल ही गया होगा। टोने टोटके भी करती है क्या? अरे करती होगी, पूरा बेटा काबू में कर रखा है। अरे दीदी ये सब छोड़ो, इसके हाथ में बहुत धन है, लक्ष्मी है लक्ष्मी। अरे काहे की लक्ष्मी, हमारे यहाँ तो खाली हाथ ही आई थी। अरे दीदी अब तो बहुत धन का योग है, ध्यान रखना जरा। थोड़ी देर में मामा जी चले जाते हैं। मामा जी की बातें सुनकर जैसे सरिता का मन ही बदल जाता है। वो सोनाली से मीठी मीठी बातें करने लगती है। अपनी सास का बदला हुआ व्यवहार देखकर सोनाली भी चकित रह जाती है। एक दिन राज उन दोनों से कहता है, आज मेरा बाहर चलने का मन कर रहा है, चलो ना कहीं चलते हैं। तेरा बाहर खाने का मन कर रहा है या इसका घर में बनाने का मन नहीं कर रहा? माँ फिर वही बात, आप हर बात इस पर क्यों ले आती हैं? सरिता को मामा जी वाली धन की बात याद आती है और वो अचानक से अपना लहजा बदल लेती है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अरे मैं भी तो बहू थी ना कभी, मुझे पता है घर का काम करते करते थक ही जाते हैं। चलो सब बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा सा खा कर आएंगे। सब बाहर जाते हैं और सरिता सोनाली के लिए राज से कहकर बहुत ही महंगी महंगी चीजें ऑर्डर करवाती है। सब खुशी खुशी वापस आते हैं। सोनाली के कमरे में जाने के बाद राज अपनी माँ से उसके बदले व्यवहार का कारण पूछता है। लो, जब कम बात करती थी मैं उससे तब भी तुझे दिक्कत थी, अब जब इतने प्यार से बात करती हूँ तब भी तुझे दिक्कत है। तू चाहता क्या है आखिर? नहीं माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप दोनों पास हो रहे हो। फिर सरिता से रहा नहीं जाता। वो सोनाली के बारे में अंदर की खबर पूछने लगती है। अच्छा ये बता, इसके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह है क्या? इसके पापा ने दे रखा है कुछ? तुझे तो पता होगा। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे पूछ कर देख ना कुछ निकलेगा जरूर। अरे पर माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? सरिता राज को मामा जी वाली बात बताती है। अब राज को समझ में आता है कि क्यों उसकी माँ का बर्ताव अचानक से उसकी बीवी की तरफ बदल गया। अच्छा ठीक है, पता करता हूँ। राज को पता है कि सोनाली के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो ये बात अपनी माँ से छुपाता है और जो नाटक चल रहा होता है वो उसको और चलाने की सोच लेता है। अगले दिन, आज तो ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हाँ तो मत जाओ ना बेटा, बल्कि मैं तो कहती हूँ राज तू भी छुट्टी ले ले और दोनों कहीं घूम आओ, मैं घर पर रह लूंगी। क्यों? आप घर पर क्यों रहेंगी? आप भी चलिए ना। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों को वैसे ही कम समय मिलता है, जाओ जाओ घूम आओ। राज को मन ही मन अपनी माँ की हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, पर उनके लालच के चलते जो घर का माहौल बदला होता है उसे देखकर वो खुश भी होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। कब तक कमारे रहेंगे देवर जी आप? अब मुझे एक देवरानी लाकर दे दीजिए बस, पूरा घर मुझे अकेले से नहीं संभाला जाता। हाँ
जैसे कि देवरानी आकर घर के कामों में आपका हाथ बटाई देगी, है ना। अरे आज के जमाने में घर का काम करने वाली लड़की मिल जाए, ये सोचना भी पाप ही है भाभी। आजकल की लड़कियों को घर का काम आता ही कहाँ है। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो 100 साल पुरानी हूं ना। मुझे भी शुरू में कहाँ आता था कुछ, पर माँ जी ने सिखाया और मैं सीख गई। अब तेरी धर्म पत्नी आएगी तो उसे सब कुछ मैं सिखा दूंगी, समझा तू। तो अब टेंशन मत ले, बस मेरे लिए देवरानी लेकर आ। बात तो सही कह रही है सृष्टि। अरे वक्त रहते तेरी शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना बाल वाल झड़ गए ना तो 2-4 रिश्ते आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। सुनिए जी, आप ना इस बार सीरियसली इसके लिए कोई लड़की देखिए। ये बेचारा तो खुद किसी लड़की की और नजर उठाकर भी नहीं देखता। तुमसे तुम्हारा बेटा छूटे तब तो दूसरे के पल्लू में बंधेगा ना। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा करण अब भी स्कूल जाता हुआ बच्चा है, जो रोज इसे टिफिन पैक करके दे देती हो। आप भी ना जब देखो मेरे बेटे को नजर लगाते रहते हैं। अरे कह दिया ना मैंने, आप रिश्ता देखिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है। श्री श्री करण कुमार की मातेश्वरी नीलिमा देवी, वैसे भी आपके आगे मेरी चलती कहाँ है। और शुरू हो जाती है तलाश करण की बीवी की। ढूंढू ढूंढू मैं अपने देवर की दुल्हनिया। हाँ हाँ, जब तक देवरानी नहीं आती सारी जिठानियां इसी तरह खुश होकर इधर उधर तलाश करती रहती हैं। और जैसे ही देवरानी आती है तो सुर बदल कर कुछ ऐसा हो जाता है। ढूंढी ढूंढी क्यों देवर की दुल्हनिया। वो कहते हैं ना, घर में नई बहू का आना हंसने से फंसने तक का सिलसिला होता है। करण का परिवार जोरों शोरों से उसके लिए लड़की की तलाश में लग जाता है और उन्हें मिल जाता है एक ऐसे घर का रिश्ता जिनकी उन्हें तलाश थी। हाँ तो जी, सीए कर रही है बेटी हमारी, पढ़ाई लिखाई में जरा भी पीछे नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर काम चोरी करे, बिल्कुल नहीं जी। इसका बस चले तो अपनी माँ को रसोई में जाने ही ना दे, पर इसकी माँ ना खुद ही इसे पढ़ने को फोर्स करती है। अब बच्ची पढ़ लेगी तो उसके आगे के लिए अच्छा होगा ना। कुछ कर लेगी, 2 पैसे कमाएगी तो शादी के बाद अपने पति को ही तो देगी। हम कौन सा लेने आने वाले हैं। लो देवर जी, मिल गई घर का काम बाहर का काम जानने वाली संस्कारी तौर तरीके वाली देवरानी। और करण की पत्नी बनकर, या कहे सृष्टि की देवरानी बनकर, मुक्ता संतोष निवास में आ जाती है। गृह प्रवेश के वक्त रस्में पूरी कर जैसे ही मुक्ता घर के अंदर आती है, सृष्टि कहती है, अपना हाथ आगे ला मुक्ता, ये ले इस घर की चाबी। अब इन चाबियों को ना तू ही संभाल। इन्हें संभाल संभाल कर मैं थक गई हूँ। अब तुझे ही देखना है, मेरे प्यारे देवर जी को भी और इस घर को भी। पर शुरुआत से ही ये सब आप करती आ रही है भाभी। आपसे अच्छा हिसाब किताब इस घर में कौन कर सकता है। तुम टेंशन मत लो करण, मैं सीए की पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ माना भाभी को तजुर्बा होगा, पर ये मेरा प्रोफेशन बनने वाला है। इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और एक के हाथ पे घर का खाता रहेगा तो पैसों की बचत तो होनी है, और वो बचत के पैसे हमारे ही तो काम आएंगे, है कि नहीं भाभी। ले, ये तो तुझसे भी होशियार निकली, बहुत जमेगी हमारी मुक्ता। और इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद, बाप रे बाप, इस महीने का पूरा बजट ही ऊपर नीचे हो गया। क्या बहू, ऐसा क्या हो गया। अब चीज़ों के दाम जो महंगे हो गए हैं मम्मी जी, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो लानी ही पड़ेगी ना, पर एक्स्ट्रा चीज़ों का यूज़ ज़रा कम करना होगा। फालतू की चीज़ों का यूज़ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हमारे घर में, जैसे कि भाभी की एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ग्लूटेन फ्री घी, कुछ चीज़ों में तो कटौती करनी ही पड़ेगी। अच्छा ऐसी बात है, तो तू देख लेना, तुझे जो समझ में आए वो कर ले। और मुक्ता ने कुछ ऐसा किया जिसका किसी को अंदाजा ही नहीं था। अगले दिन मुक्ता किचन में जाकर सृष्टि से कहती है, आज एक ही सब्जी बनाइएगा भाभी, आप ना रोज 3-4 सब्जी बना देती हैं। देखा है सब्जी कितनी महंगी हो गई है। सब्जियों में जो 1 महीने में पैसे लगने चाहिए वो 10 दिन में ही लग जाते हैं। तो अब से बजट मेंटेन करने के लिए हमें एक सब्जी से ही काम चलाना होगा, और रोटियों पर घी मत लगाइएगा प्लीज।
और सभी की थाली में परोसी जाती है बिना घी की रोटियां और एक सब्जी। जहां संतोष निवास में 3-4 सब्जी जब तक प्लेट में ना परोसी जाए कोई खाने की और देखा भी नहीं करता था, वहां पहली बार अपनी थाली में एक सब्जी और सूखी रोटियां देखकर संतोष कहता है, ये सब क्या है? ऐसी क्या भूख मरी छा गई घर में? ऐसी क्या पैसे की कीमत पड़ गई जो रोटी में घी तक नहीं लगा आज? अब नाराज मत होइए पापा जी, वो मुक्ता ने कुछ सोचकर ये फैसला किया होगा ना। आप कहते हैं तो मैं 3 क्या 5 सब्जियां बनवा दूं पापा जी, पर अभी शादी गुजरी है, आपका भी कितना खर्चा हुआ होगा, सब मैनेज करके चलना पड़ेगा ना। और मुक्ता की बात सुनकर संतोष खामोश हो जाता है। पर यह बजटिंग यहीं खत्म नहीं होती। अब थाली में परोसा जाता है अचार और रोटियां। कोई बीमार है क्या घर में जो आज सब्जी नहीं बनी? वो मम्मी जी, कल हम सब रेस्टोरेंट चले गए थे ना, तो बजट थोड़ा ऊंचा नीचे हो गया है, उसी को मैनेज करने के लिए मैंने भाभी से सब्जी बनाने को मना कर दिया था। उसी रात सृष्टि जब पानी पीने के लिए उठती है तो उसे मुक्ता के कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई देती है। सृष्टि जैसे ही मुक्ता के कमरे के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि मुक्ता पिज्जा खा रही है। ये मुक्ता तो अभी कमाती भी नहीं है, तो फिर ये पिज्जा कैसे आया? हो सकता है देवर जी लेकर आए होंगे। मुझे क्या, मैं जाकर सो जाती हूँ। अगली सुबह सृष्टि की सहेली उसे मिलने आती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मुक्ता नई ज्वेलरी, नए कपड़े पहनकर अपने कमरे से ऐसे बाहर निकलती है मानो किसी पार्टी में जा रही हो। अरे वाह मुक्ता, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। वो तो लगनी ही है, 8,000 की साड़ी है, करण लाया था मेरे लिए। अच्छा मैं चलती हूँ। मुक्ता के वहां से जाने के बाद माधुरी सृष्टि से कहती है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तू ही सोच, करण मुश्किल से 15,000 कमाता है। मुक्ता के मायके वालों ने भी शादी के वक्त उसे कुछ ज्यादा नहीं दिया था, सब तो हमारे सामने ही था। तो अचानक इसके पास ये नए जूते, नए पर्स कहाँ से आ रहे? हर रात मैं देखती हूँ कोई ना कोई डिलीवरी मैन इसे पार्सल पहुँचाने आ ही जाता है। हाँ, कल रात को तो मैंने भी देखा था उसे पिज्जा खाते हुए। पर इसके पास पैसे आ कहाँ से रहे? तुझे क्या लगता है? हमारे घर में तो ऐसे भी पैसों की ना बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। और कहाँ से आएंगे? घर के पैसों में से पैसे मार रही है ये। कहाँ पहले मेरे आते ही तू चाय नाश्ते की लाइन लगा देती थी, और अब तेरी रसोई में बिस्किट का एक पैकेट तक नहीं होता। तुम लोग खाते क्या हो? अचार रोटी। ऐसा कौन सा बजट संभाल रही है ये लल्लू सी है कहीं की। मुझे तो शुरू से इस पर शक था। पढ़ाई में गोल है ये। मेरी एक फ्रेंड की बैचमेट थी, मुझे तो शक है कि सीए वाली बात भी झूठ तो नहीं बताई इसने। माधुरी की बात सुनकर सृष्टि की आंखों पर बंधी पट्टी उतर जाती है और वो सीधा मुक्ता के कमरे में जाकर हिसाब की कॉपी देखती है, जहां वो सारा घपला देख लेती है। गुस्से में चिल्लाते सृष्टि कमरे से बाहर आती है। महीने में राशन के नाम पर 35,000 तुम्हारे हाथों में दिया जाता है और महीने के राशन का खर्चा 8,000, तो बाकी के पैसे कहाँ गए? पहले जो बिजली बिल 5,000 का आता था अब 2,200 का आता है, पर तुम बिल के नाम पर 6,000 ले लेती हो, तो बाकी के पैसे जा कहाँ रहे? ये भाभी क्या कह रही है? जवाब दो मुक्ता। ये क्या जवाब देगी? मैं देती हूँ। जवाब है कि सारे पैसे जा रहे हैं इसकी अय्याशियों में। आधी अलमारी भर रखी है मेरी प्यारी देवरानी ने शॉपिंग कर करके। वो भाभी, वो यह सब क्या है बहू? तुझे शॉपिंग करनी थी तो कर लेती शॉपिंग, मांग लेती हमसे पैसे, पर हम लोगों को बीमारों जैसा खाना खिलाने की क्या जरूरत थी तुझे? आपको ही चाहिए थी ना देवरानी, ढूंढ ली अपने देवर की दुल्हन। हो गई भाभी मदद रसोई में। जब से मुक्ता आई है शायद ही उसने कोई काम किया है सिवाय इसके बजट बनाने के, और बजट का जो बेड़ा गर्क वो कर रही है वो तो आप सबके सामने आ ही चुका है। वो सारी बातें जो पापा ने आपको बताई थी वो झूठी थी। मुझे किचन का कोई काम आता ही नहीं, इसलिए पहले दिन जब भाभी ने मुझे घर की चाबी सौंपी मैंने हिसाब की सारी जिम्मेदारियां ले ली। पापा ने कहा था शादी के बाद तेरे मौज मौज है, तुम मेरे हाथों में कैश देता कौन। फिर मैंने दिमाग लगाया, मुझे तो बस एक ही काम आता था, घपला करना, और मैंने वही कर दिया। गलत किया क्या?
खुदा पहाड़ निकली चूहिया। मुक्ता की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस दिन के बाद घर का हिसाब संभालने की जिम्मेदारी फिर से सृष्टि के हाथ में आ जाती है और नीलिमा खुद मुक्ता को किचन में कामों की ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। अंकिता बहुत ही सीधी बहू थी। वो हमेशा ही पढ़ाई में लगी रही और बस 20-21 की हुई कि उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। वो अपनी सास नीलिमा को अपनी माँ ही मानती थी। सारा दिन बस उनसे बातें करते रहना और उनका ख्याल रखना। चाय बना लो अंकिता, शाम हो गए। अरे आप सिर्फ चाय थोड़ी ना पियेंगी, मैंने पकोड़े भी बना कर रखे हैं, अभी लाती हूँ। वो फटाफट चाय पकोड़े लाकर उसे देती है। थोड़ी ही देर में उसका बेटा समर ऑफिस से आता है। नीलिमा अंकिता को फिर से आवाज लगाती है। अरे अंकिता, चाय पिलाओ भाई, बड़ी देर हो गई। अंकिता समर के लिए वापस चाय बनाने चली जाती है और चाय लेकर आती है। अरे सिर्फ मेरे लिए? माँ की कहाँ है? अंकिता नीलिमा की तरफ देखती है कि वो बोलेगी कि उसने पी ली है, पर वो तो कुछ और ही बोलती है। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाए मेरे लिए तो रहने दो। समर अंकिता को गुस्से से देखने लगता है कि उसने उसकी मम्मी के लिए चाय नहीं बनाई। वो अपनी आधी चाय नीलिमा को देता है। अंकिता इतनी भली होती है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। वो यही सोचती है कि उम्र हो गई है, उनको याद नहीं होगा कि वो चाय पी चुकी हैं। अंकिता बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे रोज़ के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन अंकिता अपने कमरे से देखती है कि जैसे ही समर का ऑफिस से आने का टाइम होता है, नीलिमा पुरानी साड़ी पहनकर किचन में लड्डू बनाने लग जाती है। अरे इनको क्या हुआ? अच्छी खासी पलंग पर लेटी हुई थी सुबह से, अचानक से उठकर काम करने क्यों लगी? मैं अभी तो सारा किचन साफ करके आई हूँ। वो नीलिमा के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ चाहिए नहीं, सोचा लड्डू बना लूं। पर अचानक से, अभी तो आप लेटी हुई थी। हाँ बस ऐसे ही। अंदर ही अंदर नीलिमा जानती थी कि वो अपने बेटे को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी माँ सारा दिन काम में लगी रहती है। होता भी वही है। थोड़ी देर में समर आ जाता है। वो अपनी मम्मी को काम करते देखता है और सीधा अंकिता के पास जाता है, जो फ़ोन लेकर बैठी थी। उससे अपनी सास की चालाकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अंकिता, चाय बना दो। अरे रहने देना बेटा, उससे मत बोला। वो सो रही होगी, मैं ही बना देती हूँ। बस लड्डू भी बनने ही वाले हैं। ये देखकर समर का पारा चढ़ जाता है। यहाँ मेरी मम्मी काम कर रही है और तुम यहाँ फ़ोन में लगी हो। अंकिता बिल्कुल समझ नहीं पाती कि अचानक से क्या हो गया। वो अभी तो सारा काम करके अंदर आई थी और सास तो लेटी हुई थी। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है। तभी बातों बातों में वो पूरा वाकया अपनी सहेली को बताती है। उसकी सहेली कहती है कि देख, तेरी सास नीलिमा बहुत चालाक है और वो जानबूझकर अपने बेटे के सामने काम करने लग जाती है। उन दोनों की बातें खत्म होती है तो अंकिता को भी अपनी सहेली की बातें सही लगने लगती है। वो सोचती है कि अपनी सास को एक बार परखना तो पड़ेगा ही। वो सारा दिन काम में लगी रहती है, बहुत सारा सामान नाश्ता बनाती है, घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है। बस समर के आने से पहले कमरे में चली जाती है और नीलिमा जो सुबह से लेटी हुई थी, बाथरूम में जाकर धुले हुए कपड़े फिर से धोने बैठ जाती है और रसोई में बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा देती है। अंकिता भी उससे ज़्यादा बड़े कपड़ों का ढेर लेकर बैठ जाती है। समर आता है, दोनों को देखता है और किसी को कुछ नहीं कहता। नीलिमा अंकिता को घूरने लगती है और सब काम छोड़कर वापस सोने चली जाती है। पर अब अंकिता को नीलिमा का गेम समझ में आ चुका था। एक दिन समर ऑफिस से जल्दी घर आया तो देखता है कि उसकी माँ तो आराम से सो रही है और अंकिता किचन में लगी हुई है। वो अपने लिए चाय बनाने को बोलता है और कमरे में चला जाता है। नीलिमा को पता ही नहीं था कि समर घर आ चुका है। जैसे ही रोज़ का समर का ऑफिस से आने का टाइम होता है, वो फौरन रसोई में घुस जाती है और स्लैब साफ करने लगती है। इस बार समर देख लेता है। एक दिन नीलिमा की कुछ सहेलियां घर आती है। अरे मेरा क्या है, जो बहू दे देती है मैं खा लेती हूँ, मेरे कोई नखरे नहीं है भाई। अंकिता थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बनाकर लाती रहती है। अरे मम्मी जी, आपने ये परसों बनवाया था ना, ये बोलकर कि मेरे हाथ का अच्छा लगता है, ये लीजिए मैंने सबके लिए बना दिया।
तुम तो कह रही थी कि तुम कुछ ज्यादा खाती नहीं हो, फिर तुम्हारी बहू नई नई डिशेस किसके लिए बनाती है? अरे उसको शौक है, अब बना बनाया खाना फेंक नहीं सकते ना, तो खा लेती हूँ। ये कहकर वो दोनों हाथों में पकोड़े भरकर खाने लगती है। अरे नीलिमा, पिछली बार मिले थे तो बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी और गहने भी नए नए से थे। अरे अब बस उम्र के साथ ना कुछ भी नया लेने का मन ही नहीं करता। मेरी तो अलमारी खाली पड़ी है, मैंने तो सब बहू को दे दिया। अब उसकी उम्र है पहनने ओढ़ने की, मैंने तो अपने लिए ये बस 2 साड़ी निकाल ली। अंकिता जानती थी कि उसकी सास अपनी सहेलियों के बीच झूठी पड़ गई, इसलिए उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर खुद अंकिता अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि उसने अपनी सास की पोल पट्टी खोल दी। बस अब उसे अपने पति समर को ये एहसास दिलवाना है कि उसकी मम्मी उसके सामने काम करने और भूखे रहने का नाटक करती है। एक दिन समर के ऑफिस जाते ही वो नीलिमा को एक के बाद एक नाश्ता बनाकर देती है। अरे बहू, आज तो कमाल ही कर दिया तुमने, कितना खिलाओगी? अरे खाइए मम्मी जी, खाइए खाइए। अच्छा ये झूठी प्लेट्स तो ले जाओ। हाँ अभी ले जाऊंगी, आप वहीं सोफे के नीचे रख दीजिए ना। नीलिमा सोफे के नीचे ही प्लेट्स सरका देती है और पैर पसार के टीवी देखने लगती है। जैसे ही समर के आने का समय होता है वो बैठ जाती है। अरे अंकिता, चाय तो लाना। सुन बेटा, मेरे लिए भी लाने को बोल देना। क्यों माँ, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? नीलिमा ऐसा रोने जैसा मुंह बना लेती है जैसे कि बहुत भूखी हो। समर अंकिता पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी अंकिता समर और नीलिमा के लिए चाय लेकर आती है। हाँ माँ जी, आप वो आपके झूठे बर्तन उठाने के लिए कह रही थी ना, जो नाश्ता आप सुबह से कर रही हैं। रोज तो रख देती हूँ, आज पता नहीं कैसे ध्यान ही नहीं रहा। वो सोफे के नीचे से 6-7 प्लेट्स उठाती है तो समर की आंखें फट जाती है। आज तो 1-2 चीज़ें कम ही बनी माँ जी, नहीं रोज़ तो छोटी मोटी 8-9 तरीके की चीज़ें हो ही जाती है ना सुबह से। ये सुनकर समर समझ जाता है कि उसकी माँ उसके सामने और बाहर वालों के सामने एक पीड़ित सास बनने का बस नाटक करती है।